हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग को पढ़ना है सेकेंडरी ग्रोथ। हम लोग पढ़ना है पुष्पी पादपों की शारीरी एनेटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनेटमी पढ़ी थी मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम की, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री तने की, और हम लोगों ने पढ़ा था एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पत्ती की शारीरी को। आज हम लोग को पढ़ना है द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है जी, चलिए चालू करें। द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ। मूल तथा तने लंबाई में शीर्षस्थ विभाज्योत की सहायता से बढ़ते रहते हैं। तो ये जो मूल तथा तना, ये जो मूल तथा तना है ये बढ़ता रहता है। मूल तथा तने लंबाई में शीर्षस्थ विभाज्योत मूल तथा तने लंबाई में शीर्षस्थ विभाज्योतकी की सहायता से बढ़ते हैं। तो मूल रूट की भी लंबाई बढ़ती रहती है, शूट की भी लंबाई बढ़ती रहती है, और उसमें बढ़ने का कारण क्या? अपाइकल मेरिस्टेम। इसे प्राथमिक वृद्धि कहते हैं और इसको हम लोग प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। ठीक है जी। अधिकांश द्विबीजपत्री में प्राथमिक वृद्धि के अधिकांश पौधों में द्विबीजपत्री में प्राथमिक वृद्धि के अतिरिक्त उसकी मोटाई भी बढ़ती है। तो बहुत सारे द्विबीजपत्री पौधे ऐसे हैं जिनमें उनकी केवल लंबाई नहीं बढ़ती, मोटाई भी बढ़ती है। इसी वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं और इसी वृद्धि को हम लोग द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। ठीक है जी। यह एक बीजपत्री मूल तथा तने में नहीं होता। सेकेंडरी ग्रोथ आपको, द्वितीयक वृद्धि आपको नहीं देखने को मिलेगी मोनोकॉट के रूट में और मोनोकॉट के स्टेम में। जिम्नोस्पर्म के तने तथा मूल में भी द्वितीयक वृद्धि होती है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में, जिम्नोस्पर्म्स में आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी, रूट में भी और शूट में भी, तने में भी, स्टेम में भी। जो ऊतक द्वितीय वृद्धि में भाग लेते हैं उन्हें पार्श्वरी मेरिस्टेम, संवहन कैम्बियम और कॉर कैम्बियम कहते हैं। वो ऊतक जो सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें हम पार्श्वीर मेरिस्टेम मतलब लेटरल मेरिस्टेम, संवहन कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम तथा कॉर कैम्बियम कहते हैं। अब वो ऊतक जो बढ़ा सकते हैं क्या? तने की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, मोटाई बढ़ा सकते हैं। उसमें आपका लेटरल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम तथा कॉर कैम्बियम आता है। वो वृद्धि में जो भाग ले रहे हैं उसमें पार्श्वरी मेरिस्टेम, संवहन कैम्बियम तथा कॉर कैम्बियम है। संवहन कैम्बियम पे आइए। मेरिस्मेटिक सेल्स, मेरिस्मेटिक सतह जो संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम को काटती है उसे संवहन कैम्बियम कहते हैं। अब वो मेरिस्मेटिक लेयर जो वेस्कुलर हमारे टिश्यूज़ हैं, जाइलम और फ्लोएम, वो लेयर, वो सतह जो हमारे वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, जाइलम और फ्लोएम, वो उनको काटेगी, उसमें नई सेल्स बनाएगी, उसको काट देगी। उसको हम लोग कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, संवहन कैम्बियम। इम्पॉर्टेंट लाइन है, समझ लीजिए। मेरिस्मेटिक लेयर, सतह जो संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम को काटती है उसे संवहन कैम्बियम कहते हैं। शैशव तने में यह जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एकल सतह के रूप में खंडों में होती है। तो जब हमारा यंग प्लांट है, यंग स्टेम है, यंग स्टेम में यह जाइलम और फ्लोएम के बीच खंड में है, पैचेज में। बाद में एक संपूर्ण छल्ले का रूप ले लेती है और समय बीतते बीतते ये एक कंप्लीट रिंग, संपूर्ण छल्ले का रूप ले लेती है। कैम्बियम छल्ला बनता कैसे, अब इसको समझिए। तो द्विबीजपत्री तने की अगर आपको शारीरी ध्यान हो, इसमें आपको वेस्कुलर बंडल मिले थे। और वेस्कुलर बंडल कैसे थे? अरेंजिंग रिंग, बहुत सारे थे। मल्टीपल नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट एंड दे आर अरेंज्ड इन रिंग। एक रिंग इस टाइप के, इस मतलब का ये कॉन्फ़िगरेशन में थे। और इनमें
फ्लोएम बाहर की तरफ था तो फ्लोएम को मैं नीले से बना दूं, बाहर वाला फ्लोएम बाहर की तरफ था और जाइलम अंदर की तरफ था। तो फ्लोएम बाहर है और जाइलम अंदर है। ठीक है जी, जाइलम को मैं रेड से बना देता हूँ। अरे माशाअल्लाह, ये देखिए ये बीच में है कैम्बियम। ये येलो से मैंने प्राइमरी कैम्बियम बना दिया है और ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। तो फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम है, पैचेस में है। ये अभी पैच में है, अभी ये पूरी तरह से रिंग नहीं बनी है, ये पैच में है कैम्बियम। ठीक है जी, ये आपकी एक्चुअल पोजीशन है यंग स्टेम की। ठीक, तो जाइलम, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में स्थित कैम्बियम अंतरापूली कैम्बियम है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, अंतरापूली इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, अंतरापूली कैम्बियम। अब ये कैसा है, ये एक तो लेटरल, अगर इसकी अकॉर्डिंग टू द पोजीशन देखा जाए तो इट कैन बी क्लासिफाइड एज लेटरल मेरिस्टेम, और अगर इसकी ओरिजिन देखी जाए तो इट कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी मेरिस्टेम। तो ये याद करिए, जब हम लोगों ने मेरिस्टेम सेल्स पढ़े थे, टिश्यू पढ़ा था, तो उसको हम लोगों ने क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन, लोकेशन और अकॉर्डिंग टू इट्स ओरिजिन। तो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन इट इज़ लेटरल एंड अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन इट इज़ प्राइमरी। ठीक है जी, मध्यांश किरणों की कोशिकाएं जो अंतःपूली के समीप है, मध्यांश किरणें ये है मध्यांश किरणें, मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज मध्यांश किरणें जो कि अंतःपूली के समीप है। यह मेरिस्मेटिक में हो जाती हैं, तो ये मेरिस्मेटिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। तो ये डी डिफ्रेंशिएटेड हो गई, डी डिफ्रेंशिएटेड हो गई। ये चीज़ हम लोग जब प्लांट ग्रोथ पढ़ेंगे तब इस चीज़ को समझेंगे। डी डिफ्रेंशिएशन, रीडिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सेल्स अभी जो कि कैसी हैं, मेडुलरी सेल्स हैं, अब इनमें डिवीजन करने की क्षमता आ गई। तो वो सेल्स जो इसके बगल में, अब ये क्या है, ये डिवीजन करने की क्षमता आ गई, तो ये कंप्लीट रिंग फॉर्मेशन हो गया, ये रिंग फॉर्मेशन हो गया। ठीक है जी, अब इनमें डिवीजन करने की क्षमता आ गई, ये कंप्लीट रिंग बन गया और एक अंतरापूली कैम्बियम बनाता है। तो ये जब डिवीजन करने की क्षमता आ गई तब इसमें जो कैम्बियम ये बन गया है, इसको हम लोग बोलेंगे अंतरापूली, इंटर फेसिकुलर, और वो था इंटरा, वो था अंता, ये है अंतरा, दो के बीच में, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में, वो वेस्कुलर बंडल के अंदर था। तो ये जो कैम्बियम बना, ये दो वेस्कुलर बंडल के बीच में बना है। ठीक है जी, पहले वाला था आपका अंतापूली, अंतापूली वेस्कुलर बंडल के अंदर, इंटरा। अब बना है दो के बीच में, इंटर, अंतरापूली। पहले था अंतापूली, अब बना अंतरापूली। इस प्रकार कैम्बियम का एक अखंड छल्ला बन गया। तो ये कंप्लीट हो गई रिंग। ये तो पहले से था, यहाँ वाली जो सेल्स मेडुलरी सेल्स थी वो मेरिस्मेटिक सेल्स में बदल गई, ये पहले से था। और ये वाला मेरिस्मेटिक सेल्स ये बाद में बना है, तो बाद वाला बना मैं इससे बना दूँ अलग कलर से, तो कंप्लीट रिंग हो गया।
ये पहले से था। कंप्लीट रिंग हो गया, अखंड छल्ला बन गया। अब आगे क्या होता, छल्ला बनने के बाद कैम्बियम छल्ले की क्रिया, छल्ला बन गया, अब क्या होगा, कैम्बियम छल्ला सक्रिय हो जाता। अब ये सक्रिय हो गया तथा बाहर व भीतर दोनों तरह नई कोशिकाएं बनाता है। अब ये डिवाइड होगा, बाहर व भीतर दोनों तरह से नई कोशिकाएं ये बनाएगा। जो कोशिकाएं पित्त की तरफ बनती हैं, अब वो कोशिकाएं जो पित्त की तरफ बन रही हैं, सेंटर की तरफ बन रही हैं, ये देखिए यहाँ पे ये दिखाया है पहले से मौजूद। अब ये रिंग कंप्लीट हो गया, रिंग कंप्लीट हो गया क्योंकि अंतरा कोशिकी जो सेल्स थी वो भी मेरिस्मेटिक सेल्स, विभाज्योत सेल्स हो गई, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया, रिंग कंप्लीट हो गया। अब ये डिवीज़न चालू हो जाएगा, तो डिवीज़न चालू हो जाएगा, इधर भी सेल्स बन रही हैं, इधर भी बन रही हैं, इस तरफ भी सेल्स बन रही हैं, इस तरफ भी बन रही हैं। अब जो सेल्स, ये कैम्बियम सक्रिय हो गया और कैम्बियम डिवाइड होने लगा, सेल्स बनाने लगा, तो नई कोशिकाएं बनाने लगा। जो कोशिकाएं पित्त की ओर बन रही हैं, जो इधर की तरफ पित्त की तरफ बन रही हैं, जो कोशिकाएं पित्त की तरफ बनती हैं वह परिपक्व होने पर द्वितीयक जाइलम बनाती हैं, वह सेकेंडरी जाइलम बनाएंगी। जब ये मैच्योर हो जाएंगी सेल्स तो वो सेकेंडरी जाइलम बना देंगी। और जो बाहर की ओर होती है वह द्वितीयक फ्लोएम बनाती हैं, और जो बाहर की तरफ बन रही हैं वो सेकेंडरी फ्लोएम बना रही हैं। तो अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम। कैम्बियम प्रायः भीतर की ओर अधिक सक्रिय होता है, ये कैम्बियम अंदर की तरफ ज़्यादा सक्रिय है, तो अंदर की तरफ क्या बन रहा है, सेकेंडरी जाइलम। इसका मतलब है जब ये अंदर की तरफ ज़्यादा सक्रिय है तो अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी फ्लोएम ज़्यादा हो रहा है। कैम्बियम प्रायः भीतर की ओर अधिक सक्रिय होता है जबकि बाहर की ओर इतना सक्रिय नहीं होता। इसके परिणाम स्वरूप द्वितीयक जाइलम अधिक बनता है, तो द्वितीयक जाइलम सेकेंडरी जाइलम अधिक बन रहा है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी फ्लोएम, तथा द्वितीयक फ्लोएम कम। बिल्कुल ठीक बात है। द्वितीयक फ्लोएम शीघ्र ही एक सघन पिंड बन जाता है। अब द्वितीयक फ्लोएम जो बाहर की तरफ बन रहा था वो शीघ्र ही एक कॉम्पैक्ट बॉडी सघन पिंड बन जाएगा। अंततः प्राथमिक तथा द्वितीयक फ्लोएम शनै शनै दब जाते हैं, और ये सब प्रक्रिया चलती रहती है। और क्या होगा, अंदर की तरफ सेल्स ज़्यादा बन रहे हैं, बाहर की तरफ कम बन रहे हैं, और अंदर की तरफ यहाँ पे कोर है, तो यहाँ पे प्रेशर जो ये बना रही हैं, सेल्स बन रही हैं, यहाँ पे तो वो प्रेशर न्यूट्रल हो रहा है। अब बाहर की तरफ ज़्यादा प्रेशर लगने लगेगा, बाहर की तरफ ये ज़्यादा फैलेंगी। भाई हम कोई चीज़ बना के इधर की तरफ फेंक रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोर है ना, कोर में तो उसको रोक रहा, उतना ही प्रेशर वो बाहर को लगाएगा, तो ये बाहर की तरफ फैलेगा, ये बाहर की तरफ खिंचता चला जाएगा, बाहर की तरफ ये फैलेगा। अंततः प्राइमरी तथा द्वितीयक फ्लोएम शनै शनै दब जाते हैं। जब ये बाहर की तरफ फैलेगा तो बाहर क्या है, बाहर है सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम, वो दबेंगे। भाई इसके बाहर ये जो तने का बाहरी व्यास है, इसके बाहर क्या है, इसके बाहर वातावरण है, ये तो एयर में है ना, वातावरण है ना, वातावरण में बाहर से तो कोई प्रेशर लग नहीं रहा है, तो बाहर की तरफ ये फैल रहा है। बाहर की तरफ फैलने से क्या होगा, प्राथमिक तथा द्वितीयक फ्लोएम शनै शनै दब जाते हैं, क्योंकि द्वितीयक जाइलम अखंड रूप से बनते रहते हैं। तो ये अंदर की तरफ जो सेल्स लगातार बन रही हैं, अंदर तो उसके काउंटर है, यहाँ पे एक कोर, सेंटर में कोर है, और इधर से भी प्रेशर, इधर से भी प्रेशर, इधर से भी प्रेशर, वो प्रेशर वापस। तो अब क्या हो रहा है, सेकेंडरी जाइलम लगातार बनने से सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम क्रश हो जाएगा, कुचल जाएगा, कहिए दब जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम अखंड रूप से बनता रहता है। प्राथमिक जाइलम केंद्र में अथवा केंद्र के आसपास लगभग वैसे ही बने रहते हैं। अब प्राइमरी जो हमारा जाइलम था, वो प्राइमरी जाइलम केंद्र में एकदम है, लगभग वैसा ही, वो क्रश नहीं हुआ, वो बच गया। तो यहाँ पे होगा प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, ये कैम्बियम की रिंग, फिर सेकेंडरी फ्लोएम, फिर प्राइमरी फ्लोएम। तो ये मान लीजिए ये है हमारा प्राइमरी जाइलम, फिर है हमारा सेकेंडरी जाइलम, फिर हमारा कैम्बियम की रिंग, ये कैम्बियम की रिंग है। कैम्बियम की रिंग के बाहर क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम। इसको पूछा जा सकता है आपसे कि अगर बाहर से आप अंदर की तरफ आए तो आपको कौन कौन सी लेयर मिलेगी। फिर है प्राइमरी फ्लोएम, और प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम लगभग कुचल जाते हैं, ज़्यादा बचता नहीं है। हाँ, प्राइमरी जाइलम हमारा एज इट इज़ बरकरार रहेगा और सेकेंडरी जाइलम बरकरार रहेगा। प्राइमरी जाइलम एज इट इज़ बरकरार रहेगा।
प्राथमिक जाइलम केंद्र में तथा केंद्र के आसपास लगभग वैसे ही बने रहते हैं, लगभग एज इट इज़ बना रहेगा। कुछ स्थानों पर कैम्बियम पैरेन्काइमा की एक सक्रिय पट्टी बनती है, कुछ स्थानों पर एक सक्रिय पट्टी बनेगी पैरेन्काइमा की, कैम्बियम पैरेन्काइमा की। यह पट्टी द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम में होकर अरी दिशा में गुजरती है, और यह पट्टी द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम में अरी दिशा में गुजर रही। तो ये क्या बना रही है? सेकेंडरी मेडुलरी रेस बना रही। इनको हम द्वितीयक मज्जाकिरण कहते हैं। इनको हम द्वितीयक मज्जाकिरण कहते हैं, सेकेंडरी मेडुलरी रेस कहते हैं। तो आप जानते हैं कि ये हमारा जो डाइकॉट का स्टेम है, इसमें वेस्कुलर बंडल कैसे हैं? रिंग में है। वेस्कुलर बंडल कैसे हैं? कंजॉइंट है, ओपन है। कंजॉइंट का मतलब जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पे हैं, फ्लोएम बाहर की तरफ है, जाइलम अंदर की तरफ है। कभी भी बॉटनी में जब आपको जाइलम फ्लोएम मेंशन करना है, जाइलम को हमेशा ब्लू कलर से और जाइलम को हमेशा रेड कलर से और फ्लोएम को हमेशा ब्लू कलर से मेंशन करते हैं। तो फ्लोएम बाहर की तरफ है, जाइलम अंदर की तरफ है। उनके बीच में क्या? उनके बीच में कैम्बियम है जो प्राइमरी ओरिजिन का है, लेटरल पोजीशन पे है। अब इसके बीच की मेडुलरी रेस थी, ये जब बन जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी मेरिस्मेटिक सेल्स में, तो ये जाइलम रिंग और ये हमारी कैम्बियम रिंग कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे कंप्लीट दिखा दी। उसके बाद ये डिवीजन चालू होगा। अंदर की तरफ बन रहा सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ बन रहा सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम जाइलम ऑलमोस्ट यहाँ पे एज इट इज़ बरकरार रहता है। सेकेंडरी जाइलम के लगातार बनने से बाहर की तरफ प्रेशर पड़ता है, उससे प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम ऑलमोस्ट क्रश हो जाता है। वही सब चीज़ें इन डायग्राम में इन्होंने अलग अलग उसमें दिखाई हैं। और ये जो कुछ मेरिस्मेटिक सेल्स जो अरी पोजीशन पे आ गई हैं, ये क्या बना देंगे? सेकेंडरी मेडुलरी रेस बना देंगे। ठीक है जी। तो अनुप्रस्थ काट में द्विबीजपत्री तने की द्वितीयक वृद्धि को दिखाया गया है। कैम्बियम छल्ला, ये आपका कैम्बियम छल्ला किसको मेंशन किया इन्होंने? कैम्बियम छल्ला अगर इसको मेंशन किया है द्वितीयक फ्लोएम में, ये द्वितीयक फ्लोएम है, कैम्बियम छल्ला ये है हमारा, किसको मेंशन किया है इससे? द्वितीय जाइलम से। ओके, क्लियर जी? द्वितीय जाइलम। और ये अंदर की तरफ क्या? प्राइमरी जाइलम। ये क्या है? पित्त। ये हमारी सेकेंडरी मेडुलरी रेज हो गई। ये हो गया आपका वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ तने में कैसी होती। अब आइए हम लोग पढ़ें बसंत दारू। अरे वो दारू नहीं बेटा, दारू खुश ना हो जाओ दारू सुनते ही। दारू का मतलब है ये दारू, वो दारू नहीं है। ये दारू है वुड, बसंत दारू तथा शरद दारू। बसंत दारू हमारी स्प्रिंग वुड, स्प्रिंग के सीजन में, और शरद दारू हमारी विंटर वुड। कैम्बियम की क्रिया शरीर क्रियात्मक तथा पर्यावरणीय कारकों से नियंत्रित होती। कैम्बियम की क्रिया मतलब उसके डिवीजन होने की क्षमता या डिवीजन होने की गति। शरीर क्रियात्मक फिजियोलॉजिकल कंडीशंस तथा इन्वायरमेंटल कंडीशंस से नियंत्रित होती, प्रभावित होती। तो कैम्बियम की क्रिया, कैम्बियम की गतिविधि शरीर क्रियात्मक, फिजियोलॉजिकल कंडीशन तथा पर्यावरण कारकों से, इन्वायरमेंटल कंडीशन से नियंत्रित होती। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु समान नहीं रहती। तो हमारे टेम्परेट रीजन के उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, टेम्परेट रीजन, वहाँ पर जलवायु जो है वो वेदर जो है एक समान नहीं रहता। बसंत के मौसम में कैम्बियम बहुत सक्रिय होता है तथा अधिक मात्रा में संख्या में वाहिकाएं बनाता है। कैम्बियम सुपर एक्टिव होगा, बहुत एक्टिव होगा और अधिक मात्रा में वाहिकाएं वेसल्स बनाएगा। वेसल्स की आप जानते हैं ल्यूमेन जो है ब्रॉड है। बसंत के मौसम में बनने वाली काष्ठ को बसंत दारू अथवा अग्रदारू, स्प्रिंग वुड और अर्ली बसंत दारू और अग्रदारू कहते हैं। सर्दियों में कैम्बियम कुछ कम सक्रिय हो जाता है। कम सक्रिय हो जाए तो सक्रिय वाहिकाएं बनाएगा। ल्यूमेन जो होगी ऑब्लिटरेटेड होगी, उतनी वाइडर नहीं होगी, थोड़ी सी कॉन्स्ट्रिक्टेड होगी। इस दारू को हम लोग पश्च दारू या शरद दारू कहते हैं। तो इसको हम लोग शरद दारू या पश्च दारू कह रहे हैं। बसंत दारू का रंग हल्का है। भाई बड़ी बड़ी वेसल्स बन गई, ल्यूमेन उनकी चौड़ी है, तो कलर कैसा है? हल्का होगा, घनत्व भी कम होगा, डेंसिटी भी कम है और उसका
कलर भी हल्का है। शरद दारू गहरे रंग की है और उसका घनत्व भी अधिक होता है। तो दो प्रकार के काष्ठ एकांतर सकेंद्र वलय के रूप में होते हैं, जिसे वार्षिक वलय कहते हैं। अब एनुअल रिंग जो बन रही है, ये देखिए, ये हमारा तने का कटा हुआ, तो यहाँ पे ये लाइटर कलर की वुड, ये डार्कर कलर की वुड, फिर ये लाइटर कलर की वुड, फिर ये डार्कर कलर की वुड। ये एक ही सीजन में दो तरह के वलय रिंग बन रहे हैं। दो तरह के रिंग क्यों बन रहे हैं? क्योंकि जो स्प्रिंग में बनी वुड वो लाइटर कलर की है और हल्की है, डेंसिटी उसकी कम है, क्योंकि उस दौरान जो बनी वुड उसमें वेसल्स खूब बनी है, वेसल्स बनी भी खूब है और वेसल्स उनकी ल्यूमेन भी चौड़ी है। जो बाद में बनी वुड विंटर में वो कम एक्टिव होने के कारण, मैग्नेटिक एक्टिव कम होने के कारण उसमें बनी भी कम है, साथ में ल्यूमेन भी उसकी बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, तो डेंसिटी में हैवी होगा और डेंसिटी में हैवी के साथ साथ डार्कर इन कलर होगा। तो एक सीज़न में दो तरह की वुड, तो आपको डार्क पैच, लाइट पैच, डार्क पैच, लाइट पैच, जब आप इनको गिनेंगे तब हम पौधे की एस्टीमेट लगा सकते हैं एज का। ये एक साल में ये दो रिंग बने, ये जो रिंग बना ये एक साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, क्योंकि एक साल में दो सीज़न और दो सीज़न में दो तरह की वुड। तो लाइटर कलर, डार्क कलर, लाइटर बैंड, डार्क बैंड, लाइटर बैंड, डार्क बैंड, लाइट और डार्क बैंड मिलके एक एनुअल रिंग बना रहे हैं। दो प्रकार के काष्ठ एकांतरण, एकांतरण ऑल्टरनेट, एक के बाद दूसरा, दो प्रकार के काष्ठ, एक बार अर्ली वुड, एक बार लेट वुड, अग्रवुड, पश्चवुड, सकेंद्र वलय के रूप में, जिसका कि केंद्र एक ही है, सकेंद्र वलय के रूप में होते हैं, जिन्हें वार्षिक वलय कहते हैं। आप इन वार्षिक वलयों को गिनकर वर्ष की आयु का वृक्ष की आयु का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है जी, इनको हम गिन के वृक्ष की आयु का अनुमान लगा लेंगे। चलिए आगे चले। अंताकाष्ठ तथा सरदारू। अब हार्टवुड वो था हमारा अर्ली वुड, अग्रदारू और पश्चदारू लेट वुड, या उसी को हम लोग स्प्रिंग वुड, वसंत दारू और दूसरा था हमारा विंटर वुड, शरद दारू कह रहे थे। अब यहाँ पे आ रहा अंताकाष्ठ और सरदारू, हार्टवुड एंड सैपवुड, हार्टवुड एंड सैपवुड। लंबी आयु वाले वृक्षों में द्वितीयक जाइलम का अधिकांश भाग, विशेषता तने का केंद्रीय भाग अथवा सबसे बाहरी भाग काले भूरे रंग का हो जाता है। तो जो लंबी आयु वाले वृक्ष हैं, बड़े बड़े वृक्ष जिनकी आयु बहुत ज़्यादा है, उसमें द्वितीय जाइलम का अधिकांश भाग, विशेषता तने का केंद्रीय भाग। तो द्वितीय जाइलम भैया प्राइमरी जाइलम था, उसके बगल में द्वितीय जाइलम का अधिकांश भाग अथवा सबसे भीतरी भाग काले भूरे रंग का हो जाता है। तो ये काले भूरे रंग का हो जाएगा, अतः इसे अंतकाष्ठ अथवा कठोर दारू कहते हैं। तो इसको हम लोग हार्टवुड या अंताकाष्ठ कहते हैं। अंताकाष्ठ में बहुत से कार्बनिक यौगिक जैसे टैनिन, रेजिन, तेल, गोंद, खुशबूदार पदार्थ तथा आवश्यक तेल मिलते हैं। अब इस अंताकाष्ठ में बहुत से कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे टैनिन, रेजिन, ऑयल, गम, एरोमेटिक कंपाउंड्स अथवा इसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं। अंताकाष्ठ में इन चीज़ों का डिपोजिशन होने की वजह से ये दारू जो है ठोस बहुत हो जाती, कठोर हो जाती है और इसका कलर भी जो है बहुत डार्क हो जाता है। यह पदार्थ अंताकाष्ठ को कठोर चिरस्थायी बनाते हैं और लकड़ी को सूक्ष्म जीवों तथा कीटों से बचाते हैं। और इन पदार्थों के जमे होने के कारण टैनिन, रेजिन, गम, म्यूसिलेज, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एसेंशियल ऑयल, इन पदार्थों के यहाँ जमा हो जाने के कारण एक तो लकड़ी जो है दिखने में काले से रंग की हो गई है, काले भूरे रंग की हो गई है, दूसरा कठोर हो गई है, तीसरा सूक्ष्म जीवी माइक्रोब्स जो है बैक्टीरिया या वर्म्स इस पर अटैक नहीं कर पाएंगे, इसमें रेजिस्टेंस आ गया है, इंसेक्ट्स और माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ गया है। इस क्षेत्र में मृत तत्व होते हैं जिसकी भित्ति बहुत ही लिग्निनी होती है। इस क्षेत्र में डेड एलिमेंट्स हैं और डेड एलिमेंट्स में उनकी जो भित्ति है
वो ऑल है, लिग्निफाइड है, लिग्निन डिपोजिशन बहुत है। इसे हृदय दारू कहते हैं, हृदय दारू, हार्टवुड कहते हैं। तो इसको हम लोग हार्टवुड भी कह रहे हैं, इसको हम लोग हार्डवुड भी कह रहे हैं, इसको हम लोग अंतकाष्ठ भी कह रहे हैं, कई तरह से, कठोर दारू, हार्ड, और इसको हृदय दारू भी कहते हैं। अंतकाष्ठ पानी का संवहन नहीं करता। ये सेंटर में जो इसके कोर में ये जो गाढ़े भूरे रंग की वुड है, ये पानी का संवहन नहीं करेगा, कंडक्शन ऑफ वाटर नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो जाइलम की ल्यूमेन है ट्रैकिड वेसल्स की, वो पूरी तरह से ऑब्लिटरेटेड है, भर गई है, उसमें इन चीज़ों का डिपोजिशन हो गया। ये केवल तने को यांत्रिक सहारा देता है, ये तने को मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है केवल, कि भूकंप में या बहुत तेज हवा में तना गिरेगा नहीं, उसको ये सहारा दे रहा है। द्वितीयक जाइलम की परिधि क्षेत्र को रसदारू, और द्वितीय जाइलम इधर है, उसके परिधि क्षेत्र को हम लोग द्वितीय जाइलम की परिधि क्षेत्र को, तो द्वितीय जाइलम का कोर, ये भी द्वितीय जाइलम ही है। द्वितीय जाइलम का जो कोर में जो सेंटर की तरफ है एरिया, वहाँ पे रेनिन, टैजिन, गम्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिपोजिशन होने की वजह से वो कठोर हो गया है, पूरी तरह से भर जाएगी ल्यूमेन, तो पानी का संवहन नहीं कर पाएगी, और टैनिन, रेजिन, गम्स, इन सब के चीज़ों के मिलने की वजह से माइक्रोबियल उस पर एक्ट नहीं कर पाएंगे। इस तरह की दारू को हम लोग हार्ड दारू या कठोर दारू कहते हैं। और ये सेकेंडरी जाइलम का वो भाग जो बाहर की तरफ है, ये तो वो भाग था सेकेंडरी जाइलम का जो सेंटर की तरफ था, कोर की तरफ था। द्वितीयक जाइलम का परिधि वाला क्षेत्र जो है उसको रसदारू कहते हैं, जो हल्के रंग का होता है, और उसमें सजीव पैरेन्काइमा सेल्स हैं। तो ये सेकेंडरी जाइलम को ही दो भागों में आपने बांट दिया कि ये तो यहाँ पे प्राइमरी जाइलम कोर में, उसके अगल बगल सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम में दो हिस्से, एक तो सेकेंडरी जाइलम का जो सेंटर की तरफ वाला हिस्सा है वो दिखने में गाढ़े भूरे रंग का, काले रंग का हो गया है, रेनिन डिपोजिशन के कारण, रेनिन, टैनिन, गम, म्यूसिलेज, इन सब के कारण। और जो बाहर वाला हिस्सा है वो अपेक्षाकृत कम गाढ़े रंग का है, हल्के रंग का है, क्योंकि वहाँ पे ल्यूमेन पूरी तरह से भरी नहीं है। पानी का संवहन ये करेगा, ये पानी का संवहन नहीं करेगा, और माइक्रोबियल एक्शन से इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। माइक्रोब्स के लिए इसके प्रति प्रतिरोधात्मक क्षमता आ जाएगी, और ये मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, पानी के संवहन में इसका कोई रोल नहीं है। जबकि ये बाहर वाला जो है रसदारू जिसको बोल रहे हैं, जो परिधि क्षेत्र पे है, सेकेंडरी जाइलम, वो पानी का संवहन करेगा, हल्के रंग का होगा, और सजीव पैरेन्काइमा सेल्स होंगी। यह मूल रूप से पानी तथा खनिज लवणों को पत्ती तक पहुंचाता है। तो अंतःकाष्ठ तथा सरदारू, ठीक है जी, ये। और उससे पहले हम लोगों ने बात करी थी स्प्रिंग वुड और विंटर वुड की, बसंत दारू और शरद दारू की। तो क्वेश्चन ये आते हैं, इससे आपने रट लीजिएगा, इसको समझा तो मैंने दिया ही है, बाकी इसको पॉइंट्स बना के रख लीजिए। कॉर्क कैम्बियम पे आइए। जैसे जैसे तने की परिधि में वृद्धि होती है तो तना इसकी गर्थ बढ़ रही है, सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है, तो बाहरी वलकुट तथा बाह्य त्वचा की सतहें टूटती हैं। अब ये बाहर की तरफ लगातार सेल्स बना रहा है, अब ये कोई अंदर से प्रेशर मार रहा। तो आपने गजब पिक्चर देखी थी धर्मेंद्र की, तो उसमें शक्ति आ जाती है, उसकी बॉडी फूलती है तो क्या होता है, कपड़ा फट जाता है। अब जब ये अंदर से सेल्स का प्रेशर आ रहा है, ये लगातार बढ़ रहा है, तो ये जो बाहर का सुरक्षात्मक आवरण है ये फट जाएगा। बाहरी वलकुट, तो ये हमारा बाहर क्या था, एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे क्या था, एपिडर्मिस के नीचे था हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स। तो बाहरी वलकुट, कॉर्टेक्स तथा बाह्य त्वचा की सतहें टूटती जाती हैं, ये टूटती जाएगी भाई, और उन्हें नई संरक्षी कोशिका सतह की आवश्यकता होती है। अब इस बाहरी लेयर का काम क्या था, प्रोटेक्टिंग लेयर बनाना, संरक्षी, प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टिंग लेयर ये बना रहा था। तो नई संरक्षी कोशिका सतह की आवश्यकता होती है, क्योंकि एपिडर्मल सेल्स जो है, बाह्य त्वचा सेल्स, वो टूट गई हैं, बाहरी वलकुट टूट गया, सतहें टूट गई हैं, इसीलिए एक दूसरे मेरिस्मेटिक ऊतक तैयार हो जाता है। तो इसलिए एक दूसरा मेरिस्मेटिक ऊतक तैयार हो जाता है, जिसे हम लोग कॉर्क कैम्बियम या काकजन कहते हैं। यह प्रायः वलकुट क्षेत्र में विकसित होता है। तो कॉर्टेक्स सेल्स में से कुछ सेल्स कॉर्क कैम्बियम में बदल जाती हैं। ये कॉर्टेक्स सेल्स में से भैया सबसे बाहर क्या था मेरे राजा बेटे, सबसे बाहर था हमारा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद क्या था, हाइपोडर्मिस, कॉलेनकाइमा की बनी हाइपोडर्मिस थी कुछ लेयर की।
कोलेनकाइमा की बनी हाइपोडर्मिस के बाद क्या था, कोलेनकाइमा की हाइपोडर्मिस के बाद था हमारा कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स की कुछ सेल अब क्या बन गई, कागजन बन गई, जिसको कि हम लोग कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम। अब ये कॉर्क कैम्बियम, कैम्बियम डिवाइड होगा, बाहर भी सेल बनाएगा, अंदर भी सेल बनाएगा। तो बाहर की तरफ जो सेल बना रहा है वो बनाएगा कॉर्क, और अंदर की तरफ जो सेल बनाएगा वो बनाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इनके नाम अलग अलग हैं। इसको कहते हैं फेलोजन, इसको कहते हैं फेलोडर्म, फैलम, फेलोजन, फेलोडर्म। इसको कहते हैं फैलम, इसको कहते हैं फेलोजन, और इसको कहते हैं फेलोडर्म। थोड़ा सा बदल लीजिए, तो फिर से बना देता हूँ, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। फैलम, फेलोजन, फेलोडर्म। फेलोजन हमारा क्या है, कॉर्क कैम्बियम, जो कि सेकेंड मतलब कॉर्क कैम्बियम, कॉर्टेक्स की सेल से कैम्बियम बना। बाहर क्या ये बनाएगा, कॉर्क, कॉर्क का ही दूसरा नाम है फैलम। और अंदर की तरफ ये क्या बनाएगा, अंदर की तरफ बनाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स का ही दूसरा नाम है फेलोडर्म। फैलम, फेलोजन, फेलोडर्म, तीनों को मिला के कहेंगे पेरिडर्म। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है जी एक नया कैम्बियम तैयार हो जाएगा जिसे कॉर्क कैम्बियम या कागजन कहते हैं। यह प्रायः वलकुट क्षेत्र में विकसित होता है। ठीक है जी। यह कुछ सतह मोटी और सक्रिय पत्ती भित्ति वाला आयताकार कोशिकाओं की बनी होती है। ये जो कॉर्क कैम्बियम हमारा बना, ये कैसा होगा, कुछ सतह मोटी तथा सक्रिय पत्ती भित्ति वाला आयताकार कोशिकाएं। आयताकार कोशिकाएं हैं, कुछ सतह मोटी हैं, 2 to 3 लेयर्ड होगा, कुछ सतह मोटी पतली भित्ति वाला, सक्रिय पत्ती भित्ति तथा आयताकार। ये बन गया हमारा क्या, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सॉरी कॉर्क कैम्बियम। ये कॉर्क कैम्बियम है फेलोजन, जो बाहर की तरफ बनाएगा कॉर्क और अंदर की तरफ बनाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स। यह कुछ सतह मोटी सक्रिय पत्ती भित्ति वाला, सक्रिय एकदम पतली भित्ति है, आयताकार कोशिकाओं का बना है। कागजन दोनों और कोशिकाओं को बनाता है। कागजन डिवाइड होगा तो इधर भी कोशिकाएं बनाएगा, इधर भी बनाएगा। बाहर की ओर की कोशिकाओं को हम लोग कॉर्क अथवा काग में बट जाती है। तो बाहर की तरह की कोशिकाएं जो हैं वो कॉर्क आप जानते ही हो। कॉर्क ये जो भाई पहले आप होम्योपैथिक दवाई लाते थे शीशी, उस पर जो लगा रहता था डॉट, ढक्कन, कॉर्क। या आप शटल बैडमिंटन खेलते होगे तो बैडमिंटन में शटल कॉर्क के पीछे, शटल ढल गया दिन, हो गई रात, जाने दो जाना है, उसमें शटल के पीछे जो लगा होता है कॉर्क, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं काग। तो बाहर की तरफ वो बना रहा कॉर्क, और अंदर की तरफ की कोशिकाएं द्वितीय वलकुट, सेकेंडरी कॉर्टेक्स या काग स्तर में विभेदित होती जाती हैं। ठीक है। कॉर्क में पानी प्रवेश नहीं कर पाता है क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति पे सुबेरिन जमा रहता है। कॉर्क में पानी इम्परमियस टू वाटर है क्योंकि सुबेरिन डिपोजिशन मिल रहा है। सुबेरिन पानी को अपने से आर पार नहीं जाने देता। सुबेरिन और कहाँ मिलता है, याद करो, कैस्पेरियन स्ट्रिप में, एंडोडर्मिस में। द्वितीय वलकुट की कोशिकाएं पैरेन्काइमा होती हैं। द्वितीय वलकुट जो बन रहा है वो पैरेन्काइमा सेल्स हैं। कागजन, काग व काग, कागजन, काग तथा काग मिलकर, भैया काग, कागजन तथा काग स्तर, कागजन, काग तथा काग स्तर मिलकर परिचर पेरिडर्म बनाते हैं। कॉर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण वलकुट की बाहरी परत तथा बाह्य त्वचा पर दबाव पड़ता है। कॉर्क कैम्बियम बन गया और लगातार वो डिवाइड हो रहा, तो कॉर्क कैम्बियम के बाहर क्या है, कॉर्क कैम्बियम के बाहर है बाह्य त्वचा, कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स से बाहर क्या है, कॉर्टेक्स से बाहर हमारा एपिडर्मिस है और हाइपोडर्मिस है। तो बाह्य त्वचा, उस पर इफेक्ट, ये लगातार सेल्स इधर से बना के भेज रहा, तो ये यहाँ पे इस पर प्रेशर पड़ रहा। क्रियाशीलता के कारण वलकुट की बाहरी परत और कॉर्टेक्स की सबसे बाहरी परत, उस पर तथा बाह्य त्वचा पे दबाव क्रिएट हो रहा, प्रेशर पड़ रहा। इधर से सेल्स बढ़ रही हैं, सेल्स का नंबर बढ़ रहा तो प्रेशर बढ़ रहा। अतः वह पहले मृत हो जाती हैं। तो दबाव पड़ने के कारण पहले तो वो डेड हो जाएंगी सेल्स और उतर जाती है, मृत हो जाएंगी और झड़ जाएंगी कहिए या गिर जाएंगी कहिए।
क्रियाशील कॉर्क कैम्बियम के बाहर जितनी भी मृत कोशिकाएं हैं वे छाल वल्क बनाते हैं। तो पहले तो सेल्स डेड हुई और डेड होके बाद में वो पेड़ के उतर जाएंगी, छाल बन के उतर जाएंगी। कॉर्क कैम्बियम के बाहर जितनी भी मृत कोशिकाएं हैं वो क्या बनाती हैं, वो बार्क बनाती हैं, छाल वल्क, छाल बार्क। तो कॉर्क कोशिकाओं के बाहर, कॉर्क कैम्बियम के बाहर, कॉर्क कैम्बियम के बाहर क्या होगा, कॉर्क कैम्बियम के बाहर आपकी डेड सेल्स कौन सी हैं, कॉर्क कैम्बियम के बाहर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे कुछ हमारे वल्कुट की सेल्स और कुछ हमारे एपिडर्मिस की सेल। कॉर्क कैम्बियम के बाहर कॉर्क मिलेगा, कॉर्क भी डेड सेल्स है, कॉर्क कैम्बियम के बाहर कॉर्क भी डेड सेल्स है। वो क्या बना रही हैं, वो बना रही हैं छाल वल्क, छाल वल्क, छाल जो पौधे से उतर जाती, छाल वल्क बनाती। छाल वल्क एक गैर तकनीकी शब्द है जो वाहिका कैम्बियम से बाहर तक के ऊतकों को संदर्भित करता है। तो ये एक नॉन टेक्निकल टर्म है जो वाहिका कैम्बियम से बाहर तक के ऊतकों को संदर्भित करता है। वाहिका कैम्बिया वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर के ऊतकों को बताता है। कॉर्क कैम्बियम के बाहर क्या है, कॉर्क कैम्बियम के बाहर जितनी भी डेड सेल्स हैं वो बना रही हैं हमारी छाल वल्क। और छाल वल्क बाद जो है नॉन टेक्निकल टर्म है जो वाहिका कैम्बियम वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर तक के ऊतकों को संदर्भ में लेके बात कर रहा है। अतः इसमें द्वितीयक फ्लोएम भी आएगा। तो क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम बाहर की तरफ क्या बना रहा था, सेकेंडरी फ्लोएम, तो सेकेंडरी फ्लोएम भी इसी में आ जाएगा। ठीक है जी, सेकेंडरी फ्लोएम भी इसी में शामिल है। मौसम के शुरुआत में जो छाल बनती है उसे प्रारंभी या कोमल छाल, तो अर्ली सीजन में जो छाल बन रही है मौसम के प्रारंभ में उसको अर्ली, प्रारंभी या कोमल छाल, सॉफ्ट बार्क कहते हैं। तब मौसम के अंत में बनने वाली छाल को हम लोग पश्च छाल या कठोर छाल कहते हैं। और मौसम के एंड टूवर्ड्स द मौसम के एंड की तरफ टूवर्ड्स द एंड जो छाल बनती है उसको हम लोग पश्च छाल या कठोर छाल कहते हैं। तो उसको हम लोग लेट बार्क या हार्ड बार्क कहते हैं। छाल वल्क की रचना में विभिन्न प्रकार की सम्मिलित कोशिकाओं के नाम लिख लीजिएगा। तो हम लोग को छाल वल्क के बारे में समझ में आ गई। छाल वल्क क्या है, क्रियाशील कॉर्क कैम्बियम के बाहर जितनी भी मृत कोशिकाएं हैं वह छाल वल्क बना रहे हैं। ऑल द डेड सेल्स प्रेजेंट आउटसाइड द फंक्शनल कॉर्क कैम्बियम कॉल्ड एज बार्क। ये एक नॉन टेक्निकल टर्म है जो वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर तक के ऊतकों को संदर्भित करता है। इसमें सेकेंडरी फ्लोएम भी इंक्लूडेड है। ठीक है जी, हो गई बात, समझ में आ गई। चलिए आगे चलें। तो कुछ क्षेत्रों में काकजन कॉर्क कोशिकाओं के बजाय बाहर की ओर पैरेन्काइमा कोशिकाएं बनाता है। अब कुछ जगह पे काकजन जो है कॉर्क कैम्बियम कॉर्क सेल्स ना बनाकर बाहर की ओर पैरेन्काइमा सेल्स बना देगा। यह पैरेन्काइमा सेल्स बाह्य त्वचा पर फट जाती हैं और ये बाह्य त्वचा पे एपिडर्मिस पे आके फट जाती हैं और लेंस के आकार का छेद बनाती हैं जिसे वातरंध्र कहते हैं, लेंटिसल्स कहते हैं। तो ये कुछ जगहों पे भैया एक कॉर्क कैम्बियम की क्या थी, कॉर्क कैम्बियम ने बाहर बनाना था कॉर्क, लेकिन कुछ जगहों पे वो पैरेन्काइमा सेल्स बना देगा और ये पैरेन्काइमा सेल्स एपिडर्मिस पे आके फट जाएंगी तो उसको वातरंध्र बोलेंगे। और वातरंध्र का काम क्या है, वातरंध्र का काम है बाहरी वायुमंडल तथा तने के भीतरी ऊतकों के बीच में गैसों का आदान प्रदान अलाउ करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ये देखिए ये वाली सेल्स जो है ये सेल्स हैं कॉर्क कैम्बियम जो भी हमने आयताकार बनाई थी 2 से 3 लेयर सकरी। और ये बाहर की तरफ क्या बना रहे हैं, बाहर की तरफ ये बनाएंगे कॉर्क जिसमें सुबेरिन डिपोजिशन है, अंदर की तरफ ये बनाएंगे सेकेंडरी वल्कुट, द्वितीयक वल्कुट। लेकिन कुछ जगहों पर ये क्या बना दी इन्होंने बना दी भैया हमारी पैरेन्काइमा सेल्स जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री सेल्स बोल रहे हैं। और ये एपिडर्मिस फट गई तो ये वातरंध्र जहाँ पे एपिडर्मिस फट गई इसको हम लोग बोलेंगे लेंटिसल्स, लेंस के आकार का होगा, लेंस का आकार होता है। और ये क्या अलाउ करता है, ये अलाउ करता है कि भाई गैसेस का एक्सचेंज हो जाए। जो इसके नीचे लिविंग सेल्स हैं, लाइव सेल्स हैं, उनमें और वातावरण के बीच में गैसेस का आदान प्रदान हो जाए। उसके लिए इसने एक ओपनिंग दे दी कि गैसेस का आदान प्रदान हो सके वातरंध्र से। तो ये वातरंध्र का आपका वातरंध्र का चित्र है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए।
ठीक है जी। मूल में द्वितीयक वृद्धि पे आइए, मूल में द्वितीयक वृद्धि, और ये चैप्टर आज आपका खत्म। तो मूल में द्वितीयक वृद्धि, मूल में द्वितीयक वृद्धि, द्विबीजपत्री मूल में संवहन कैम्बियम का उद्भव पूर्णतः द्वितीयक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि संवहन कैम्बियम शुरू से नहीं है, संवहन कैम्बियम शुरू से नहीं है। प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, उसके बगल में फ्लोएम, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ठीक है जी। जैसे कि आपने देखा स्टेम में वैस्कुलर बंडल के बीच में पहले से कैम्बियम था, तो कैम्बियम रिंग जो बना उसमें दोनों तरह के कैम्बियम का रोल है, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। लेकिन मूल में जो कैम्बियम रिंग बनेगी वो केवल और केवल सेकेंडरी ओरिजिन की होगी, प्राइमरी ओरिजिन का उसमें कैम्बियम नहीं होता। ये तने में पहले से ही है ये वाला। और ये जो रिंग कंप्लीट हो गई जो यहाँ पे बने ये हरे वाले, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम थे। कैसे बने थे? मेडुलरी रेस, मेडुलरी रेस मेरिस्मेटिक सेल्स की एक्टिविटी गेन कर ली थी। लेकिन इस वाले केस में ये आपका स्टेम का केस है और ये आपका रूट का केस है। रूट के केस में आपके जाइलम फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पे है। ये आपका मैंने बोला कि फ्लोएम को हमेशा हम लोग ब्लू से दिखाते हैं, जाइलम को हमेशा रेड से दिखाते हैं। तो 2 से 4, 4 ये समझ लीजिए हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या है, यह फ्लोएम बंडल के तुरंत नीचे परिरंभ ऊतक के कुछ भाग प्रोटोजाइलम के ऊपर स्थित ऊतक से उत्पन्न होता। तो प्रोटोजाइलम के ऊपर यहाँ का कुछ भाग मेरिस्मेटिक बना और फ्लोएम बंडल के तुरंत नीचे और यहाँ का कुछ भाग मेरिस्मेटिक बना। ठीक है। तो फ्लोएम बंडल के तुरंत नीचे परिरंभ ऊतक के कुछ भाग, फ्लोएम बंडल के तुरंत नीचे परिरंभ ऊतक के कुछ भाग वो प्रोटोजाइलम के ऊपर, प्रोटोजाइलम के ऊपर स्थित ऊतकों से उत्पन्न होता। तो एक अखंड इस तरह से ये क्या बना देगा, इस तरह से ये बना देगा एक वेवी लेयर बना देगा, एक अखंड लहरदार छल्ला बनाता है। यह बाद में वृत्ताकार बन जाता है, डिवाइड होगा तो बाद में ये वृत्ताकार सर्कुलर हो जाएगा। इसके आगे की घटनाएं द्विबीजपत्री तने के समान है। अब ये डिवाइड होता चला जाएगा और जैसे द्विबीजपत्री तने में वृद्धि हुई थी वैसे ही ये वृद्धि दिखा देगा। तो ये देखिए आपको उसने यहाँ पे बना दिया है। तो फ्लोएम के नीचे तथा प्रोटोजाइलम के ऊपर, ठीक है, फ्लोएम के नीचे प्रोटोजाइलम के ऊपर, फ्लोएम पैच के नीचे तथा प्रोटोजाइलम के ऊपर ये बना। तो ये हमारा इस तरह से एक लेयर बन गई घुमावदार। अब ये डिवाइड होना चालू होगा, डिवाइड होते होते ये घुमावदार लेयर से वलय से एक संवहनी कैम्बियम, ये देखिए ऐसे होते होते ये सर्कुलर फॉर्म में आ गया और फिर ये वृद्धि कर देगा। बाहर की तरफ क्या बनाएगा, बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम। जैसे तने में वृद्धि हुई थी वैसे ही यहाँ पे भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। तो मेन बात ये है आपने याद रखनी है कि रूट के केस में, जड़ के केस में ये जो बना है कैम्बियम, ये सेकेंडरी ओरिजिन का है, पूरे का पूरा सेकेंडरी ओरिजिन का, प्राइमरी ओरिजिन का इसमें टिश्यू नहीं है। ओके। तो यहाँ पे आके अब आपका ये वाला चैप्टर खत्म। नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मिलता हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लीजिएगा। क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से 2 से ज़्यादा नहीं मिलने की उम्मीद रहती है, 2 ही ज़्यादातर आते हैं। लेकिन फिर भी सेकेंडरी ग्रोथ से चैप्टर आ सकता है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम फ्लोएम से क्वेश्चन आ सकता है, वहीं से ज़्यादातर वो लोग बनाते हैं। ठीक है जी। तो पढ़ लीजिए इसको, चैप्टर को लगा लीजिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद नेक्स्ट चैप्टर में। मेरे अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो हिट भी कर दीजिए, लाइक बटन भी दबा दीजिए। अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलिए और आप भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ नीट की प्रिपरेशन की मैदान में। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।